हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी सेकेंड ईयर यानी जीएनएम सेकेंड ईयर के पेपर को पढ़ेंगे आज। जीएनएम सेकेंड ईयर के पेपर को पढ़ेंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सेकेंड ईयर का पेपर है, 2018 का पेपर है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 2018 का पेपर है। प्रीवियस पेपर में से हमेशा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो अगर आप प्रीवियस पेपर पढ़ोगे तो ज़रूर इसमें से एक दो क्वेश्चन आएंगे, दो तीन क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाएंगे, तो आसानी से पास हो जाओगे। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। बायोप्सी किसे कहते हैं, यानी इनको डिफाइन करना है, परिभाषा लिखनी है। बायोप्सी क्या है, रिमेटिक फीवर क्या है, स्प्रेन क्या है, ओटाइटिस मीडिया क्या है, कंजक्टिवाइटिस क्या है, एलोपेशिया क्या है, हीमोफीलिया क्या है, मेनोपॉज क्या है, स्पोरेसिस क्या है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है। इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये चीज क्या होती है, ये इनको डिफाइन करना है। उसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, सेकंड नंबर क्वेश्चन है शोक। सेकंड नंबर क्वेश्चन है शोक। डिफाइन शोक एंड राइट द एटियोलॉजी। तो शोक की क्लास ली हुई है पूरी, शोक का पूरा टॉपिक एक क्लास में समझाया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। हाउ विल यू क्लासिफाई शोक, राइट द मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द शोक। इसको हम वापस से रिवाइज करा देंगे, लेकिन ये इसके ऊपर एक क्लास ली हुई है, इस टॉपिक पे एक क्लास ली हुई है, वो पूरी क्लास देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है डिफाइन फ्रैक्चर एंड राइट द टाइप। ये भी इसके ऊपर भी क्लास ली हुई है, फ्रैक्चर के ऊपर भी एक क्लास ली हुई है, वहां से आप देख सकते हो। टाइप, इसके टाइप को डिस्क्राइब करना है, और डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट प्लास्टर पेरिस, इसके नर्सिंग मैनेजमेंट करना है, तो ये भी आप ये क्लास भी देख सकते हो। उसके बाद में डिफाइन द कंजक्टिव कार्डियक फेलियर एंड डिस्क्राइब इट्स साइन एंड सिम्टम्स। इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, कंजक्टिव हार्ट फेलियर क्या है, ये पढ़ेंगे आज की क्लास में हम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स फॉलोइंग सिचुएशंस ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम। यानी जब ब्लड चढ़ाते हैं तो उसके टाइम क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी शायद पढ़ा हुआ है, फिर भी वापस पढ़ा देंगे। पोस्टिंग इन आईसीयू के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स की। और है पेशेंट ऑफ रोड साइड एक्सीडेंट एडमिट इन इमरजेंसी वार्ड, और इमरजेंसी वार्ड में अगर एडमिट हो गया, रोड साइड में एक्सीडेंट हो गया, रोड के साइड में एक्सीडेंट हो गया है, तो इमरजेंसी वार्ड में क्या नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो। उसके बाद में नोट्स लिखने हैं, राइट नोट्स ऑफ एनी तीन के ऊपर, कोई भी तीन टॉपिक के ऊपर नोट्स लिखने हैं, लेकिन हम चारों पढ़ेंगे। कैटरेक्ट, पोस्ट एक्सपोजर ऑफ प्रोफाइलेक्सिस, और क्या है विनाइन हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट क्या होता है, और फाइब्रोइड यूट्रस क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, चारों के बारे में। तो ये है 2018 का पेपर, प्रीवियस पेपर 2018 का एमएसएन सेकेंड ईयर का पेपर है, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद में पहला क्वेश्चन है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है, तो इसको डिफाइन करना है। पहला का क्वेश्चन है बायोप्सी की डेफिनेशन क्या है। ए पीस ऑफ टिश्यू रिमूवल फ्रॉम लिविंग बॉडी फॉर एग्जामिनेशन और डिस्कवर द प्रेजेंस एंड कॉज फॉर एक्सटेंट ऑफ ए डिजीज। परीक्षण के लिए जीवित शरीर से निकाला गया ऊतक का टुकड़ा। ये क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करने के लिए, कोई भी परीक्षण करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए, जब लिविंग बॉडी से, जीवित बॉडी से कोई भी टिश्यू का टुकड़ा निकाला जाता है जांच करने के लिए। ये ज़्यादातर कैंसर की जांच करने के लिए और अदर जांच करने के लिए भी होता है। कैंसर की जांच करने के लिए क्या करते हैं, टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं बॉडी के किसी भी ट्यूमर वगैरह से, या वहाँ से कोई वुंड हो गया वहाँ से, और उसकी क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं, जिससे हम उस डिजीज़ के बारे में पता लगाते हैं कि वो कितनी फैली है, क्या डिजीज़ हो गई है, तो उसकी डिजीज़ के बारे में पता लगाते हैं।
कि बीमारी की प्रेजेंस है कि नहीं है, उसमें वो बीमारी प्रेजेंस है कि नहीं है, उसका कोज क्या है, और एक्सटेंड फ्रॉम ए डिजीज कितनी एक्सटेंड हुई है उसके बारे में पता लगाते हैं, उसके कारण का, और कितनी एक्सटेंड हो गई है, कितनी फैल गई है उसके बारे में पता लगाते हैं। तो बायोप्सी के अंदर क्या करते हैं, बहुत अलग अलग तरह से बायोप्सी होती है, ट्रूकस बायोप्सी होती है, नीडल से बायोप्सी करते हैं, या फिर ओपन वुंड को ऐसे कट करके उसमें से भी टिश्यू का सैंपल लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा टिश्यू का सैंपल लेते हैं, उसकी बायोप्सी का एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन से उस डिजीज का पता लगाते हैं कि इसके अंदर कौन सी डिजीज है और उस डिजीज का कारण क्या है और कितने वो फैल चुकी है उसका भी पता लगाते हैं। तो वो बायोप्सी वो कहलाती है बायोप्सी। ये तो हो गया बायोप्सी। अब है सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर, रिमोटॉइड फीवर, रिमोटिक फीवर, it is a disease that can result from the inadequately treated strep throat and scarred fever generally characterized by the hyperplexia and painful and tender joints। ये डिजीज क्या है, ये inadequately treated strep throat है, मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जो अपर्याप्त इलाज के स्ट्रेप यानी गले या स्कॉल्ड फीवर के परिणाम स्वरूप हो सकती है, या तो इसके कारण हो सकती है स्कॉल्ड फीवर के कारण, या फिर इनएडुकेट ट्रीटेड स्ट्रेप थ्रोट इसके कारण, स्ट्रेप गले का जो है इनएडुकेट ट्रीटेड बाय स्ट्रेप थ्रोट या स्कार्ड फीवर के कारण ये बीमारी हो सकती है, जिसके कारण क्या होता है, हाइपरप्लेजिया और पेनफुल हाइपरपायरेक्सिया हो सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, हाइपरपायरेक्सिया मतलब फीवर बहुत ज्यादा हो जाता है, हाइपरपायरेक्सिया हो जाता है, हाइपरपायरेक्सिया मतलब फीवर बहुत ज्यादा हो जाता है, फीवर यानी 105 डिग्री के करीब फीवर हो जाता है, और पेनफुल और टेंडरनेस जॉइंट रहते हैं, इसके अंदर जॉइंट रहते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पेनफुल दर्दनाक हो जाते हैं और टेंडर जॉइंट्स हो जाते हैं। तो ये रिमेटिक फीवर कहलाता है, ये क्या कहलाता है, रिमेटॉइड फीवर कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्प्रेन क्या होता है। स्प्रेन इज ए स्ट्रेचिंग एंड टियरिंग ऑफ लिगामेंट। स्प्रेन किसे कहते हैं, स्प्रेन किसे कहते हैं, स्प्रेन कहते हैं it is a stretching and tearing of ligaments। स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट, इसके अंदर क्या आ जाता है, स्ट्रेच आ जाता है और टीयर आ जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, स्प्रेन कहलाते हैं। ये कोई भी इंजरी हो जाती है बॉडी पार्ट पे, इंजरी ऑफ बॉडी पार्ट, जिसके कारण क्या हो जाता है, मोच पड़ जाती है, इसको स्प्रेन को कहते हैं हिंदी में मोच पड़ जाना। इसके अंदर क्या हो जाता है, जब पैर या रिस्ट का खिंचाव आ जाता है, तो इसके कारण क्या आ जाता है, उसके कारण क्या आ जाता है, तो उसके कारण मोच बढ़ जाती है। तो उसके कारण इट इज ए स्ट्रेचिंग एंड टीयरिंग ऑफ लिगामेंट, इसके अंदर स्ट्रेच और या फिर टीयर हो जाते हैं, लिगामेंट क्या हो जाते हैं, टीयर आ जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, मोच बढ़ जाती है, मोच। और मोच में क्या होता है, ये भी इंजरी हो जाती है, कोई भी बॉडी पार्ट पे इंजरी होने के कारण, कोई भी बॉडी पार्ट जैसे व्रिस्ट का हो गया या फुट का हो गया, व्रिस्ट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे एग्जाम्पल क्या है, इसके अंदर या तो व्रिस्ट में होता है, व्रिस्ट के अंदर होता है, या फुट के अंदर होता है, पैर के अंदर, तो वहां पे सबसे ज्यादा मोच पड़ती है। तो ये स्ट्रेचिंग और टीयरिंग के कारण होता है, लिगामेंट के स्ट्रेचिंग और टीयरिंग का कारण होता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, वहां पे मोच पड़ जाती है। इसी को क्या कहते हैं, स्प्रेन्स कहते हैं। इसमें क्या है, सडनली बेंड हो जाता है, इसमें
जो पैर वगैरह है सडनली बेंड हो जाता है या रिस्ट वगैरह बेंड हो जाए तो उसके अंदर लिगामेंट जो है, लिगामेंट में टियर आ जाता है, लिगामेंट के अंदर क्या आ जाता है, टियर आ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, स्प्रेन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस पहले भी पढ़ चुके हैं। अब कंजक्टिवाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा, इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा। इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा यानी कंजक्टिवा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है, कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आईबॉल, कंजक्टिवा कहाँ होती है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आईबॉल, आईबॉल, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आईबॉल, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, इनर आई कह सकते हैं, इसको इनर आई भी कह सकते हैं, इनर आई। आउटर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आईबॉल या इनर आई के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना या इन्फेक्शन हो जाना क्या कहलाता है, कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। तो कंजक्टिवाइटिस शॉर्ट में बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा इज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस, और इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ऑफ द इनर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आईबॉल्स, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आईबॉल या फिर इनर आई, इनर आई के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे कंजक्टिवाइटिस कह सकते हैं, उसे क्या कह सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस कह सकते हैं। अब है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया किसे कहते हैं, तो ओटाइटिस मीडिया है, ओटाइटिस मीडिया कहते हैं मिडल ईयर इन्फेक्शन को, मिडल ईयर इन्फेक्शन। तो ओटाइटिस मीडिया कहते हैं इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर, इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर या इन्फेक्शन ऑफ द एयर फील स्पेस बिहाइंड द ईयर ड्रम, इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर क्या कहलाता है, ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। अगर मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ये भी मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना क्या कहलाता है, ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। और एयर फील स्पेस बिहाइंड द ईयर ड्रम, ईयर ड्रम के अंदर एयर फील स्पेस हो जाए तो भी वो ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। उसके बाद में है नेक्स्ट एलोपीजिया। एलोपीजिया क्या होता है, तो एलोपीजिया क्या होता है, एलोपीजिया है हेयर लॉस। एलोपेजिया का मतलब होता है हेयर लॉस, हेयर लॉस, या तो स्कैल्प से हेयर का लॉस हो जाना क्या कहलाता है, एलोपेजिया कहलाता है, या बॉडी में किसी भी पार्ट से हेयर का लॉस हो जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एलोपेजिया कहलाता है। हेयर लॉस फ्रॉम द स्कैल्प, हेयर लॉस फ्रॉम द स्कैल्प, सर से, या तो सर से बालों का लॉस हो जाना, बालों का हट जाना क्या कहलाता है, एलोपेजिया कहलाता है। या फिर बॉडी में कहीं से भी, बॉडी पार्ट से कहीं से भी हेयर का लॉस हो जाना, या दाढ़ी से हेयर का लॉस हो जाना और अदर जगह से भी हेयर का लॉस हो जाना, आईब्रोज का लॉस हो जाना, एलोपेजिया ही कहलाती है। वो कंडीशन क्या कहलाती है, एलोपेजिया कहलाती है। या तो पार्शियल या कंप्लीट रूप से हेयर का लॉस हो जाना, पार्शियल यानी परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है किसी का, ये पार्शियल लॉस हो जाए तो वो एलोपेजिया की कंडीशन कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनोपॉज क्या होता है। तो मेनोपॉज भी मैं पढ़ा चुका हूँ। मेनोपॉज क्या है, मेसोसाइकिल का बंद हो जाना मेनोपॉज कहलाता है। तो इट इज डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल सीसेशन ऑफ मेंस, यानी सीसेशन का मतलब है स्टॉप, स्टॉप हो जाना यानी बंद हो जाना, बंद हो जाना क्या, एमसी साइकिल का बंद हो जाना, मेंस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना। मेंस एसोसिएट विद द फेलिंग ओवेरियन फंक्शन,
द मेनोपॉजल पीरियड एट वुमेन लाइफ, द एंड ऑफ यर एक्टिव रिप्रोडक्टिव लाइफ यूजुअली अकर्स बिटवीन द एज ऑफ 45 to 50 ईयर। 45 से 50 ईयर की एज में क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना बंद हो जाता है, एमसी का आना बंद हो जाता है। और वो एमसी का बंद हो जाना क्या कहलाता है, मेनोपॉज कहलाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना, सीसेशन हो जाना, बंद हो जाना क्या कहलाता है, मेनोपॉज कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया क्या होता है। तो हीमोफीलिया क्या होता है, तो हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया इट इज ए ब्लड डिसऑर्डर इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली। ये क्या है, एक ब्लड डिसऑर्डर है, रक्त की एक डिसऑर्डर है, ब्लड से होने वाली डिसऑर्डर है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करते। इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली, इसके अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग है वो सही से नहीं होती है, वो क्लॉट जो है वो नॉर्मली क्लॉट नहीं होता है। इट मे बी करेक्टराइज बाई मैनी लार्ज एंड डीप ब्रशिंग जॉइंट पेन। इसके अंदर क्या क्या होता है, मैनी लार्ज एंड डीप ब्रसेस और जॉइंट पेन होने लग जाता है। उसके बाद में स्वेलिंग हो सकती है, अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग हो सकती है, उसके अंदर पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लड इन द यूरिन एंड स्टूल, यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है, हेमेचूरिया हो सकता है और मेलेना हो सकता है। ब्लड के हेमेचेजिया भी हो सकता है, यानी स्टूल के अंदर भी ब्लड आ सकता है। तो दो कंडीशन हो सकती है, 2-3 कंडीशन इसमें हो सकती है। ब्लीडिंग जो है यूरिन के थ्रू हो सकती है, स्टूल के थ्रू हो सकती है और अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो जाती है, जॉइंट पेन वगैरह हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। सीधी सीधी बात है, इसके अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से ये होता है। तो इसके अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण जोड़ों में दर्द हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है इसके अंदर। अब है स्पोरेसिस, दूसरी कंडीशन है स्पोरेसिस, साइरोसिस, सॉरी ये क्या है, सोराइसिस। सोराइसिस क्या होता है, इसमें पी साइलेंट रहता है। सोराइसिस, इसको सोराइसिस बोलते हैं। सोराइसिस ए कंडीशन इन विच द स्किन सेल बिल्ड अप एंड फॉर्म स्कैल्प इज ड्राई, इचिंग एंड ड्राई पैचेज। इसके ये स्किन डिसऑर्डर है। ये क्या है, एक स्किन डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या हो जाता है, इचिंग होती है, स्केल्स हो जाते हैं और ड्राई पैचेज हो जाते हैं। ड्राई पैचेज वगैरह हो जाते हैं, स्केल्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर और इचिंग होती है, ड्राई पैचेज हो जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सोरियासिस बोलते हैं। तो ये सोरियासिस की कंडीशन कहलाती है। सोरियासिस की कंडीशन कहलाती है। इसके अंदर स्किन के ऊपर, स्किन के अंदर इसके अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, सिम्टम इसके अंदर देखने को मिलेंगे कि स्किन के ऊपर जो है रेसेस हो जाएंगे, रेसेस देखने को मिलेगी, इचिंग होगी और स्किन रेड हो जाएगी। ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इसके अंदर, रेड हो जाएंगी, स्मॉल लंप हो जाएंगे, बम्प पड़ जाएंगे, रेडनेस देखने को मिलेगी, थिकनेस हो जाएगी, ये कुछ ड्राईनेस हो जाएगी, स्किन कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, ड्राई पैचेस देखने को मिलेंगे। ये सोरियासिस के अंदर देखने को मिलता है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इट इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लोअर
नंबर ऑफ द प्लेटलेट। इसके अंदर क्या होता है, प्लेटलेट जो थे, प्लेटलेट है वो कम हो जाते हैं। प्लेटलेट काउंट होते हैं ब्लड के अंदर, जैसे WBC RBC प्लेटलेट होते हैं, तो उसके अंदर प्लेटलेट का कम हो जाना क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। प्लेटलेट का कम हो जाना क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। द कंडीशन कैरेक्टराइज बाय लो नंबर ऑफ द प्लेटलेट इन द ब्लड, ब्लड के अंदर प्लेटलेट का कम हो जाना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। ये नॉर्मल ह्यूमन प्लेटलेट काउंट रेंज फॉर, जो प्लेटलेट होते हैं नॉर्मल ब्लड के अंदर वो होते हैं 1.5 लाख से, 1.5 लाख से कितने होते हैं, 4.5 लाख तक ये होते हैं प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड। ये 1.5 लाख से 4.5 लाख के करीब नॉर्मल होते हैं प्लेटलेट। और अगर ब्लड प्लेटलेट काउंट्स कम होने लगे तो ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। ये ब्लड को का ज़माने में भी काम आते हैं, तो उसके कारण अगर प्लेटलेट 20,000 से कम हो जाते हैं तो वो कंडीशन सीवियर कंडीशन कहलाती है। मोस्टली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह, डेंगू वगैरह जैसी बीमारियों में देखने को मिलता है। डेंगू या फिर कैंसर बीमारी के अंदर, ल्यूकेमिया वगैरह में अंदर देखने को मिल सकता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मोस्टली डेंगू के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है शोक। शोक के ऊपर पूरी एक क्लास ली हुई है, वहां से आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं शोक क्या होता है। तो शोक क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो शोक इज ए डिफाइंड एज ए इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। इसके अंदर इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होता है। शोक इज रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी विच द सर्कुलेट वॉल्यूम ब्लड डिक्रीज। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड डिक्रीज हो जाता है जिसके अंदर इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होगा, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा और टिश्यू हाइपोक्सिया वगैरह हो जाएगा। तो टिश्यू परफ्यूजन इज इम्पेयर्ड और एलओएलएस हाइपोक्सिया और डेथ अकर। जिसके कारण क्या हो सकती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो पेशेंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ब्लड की कमी आने लगती है, जिसके कारण ब्लड की कमी होगी तो वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उसके अंदर, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाता है पूरी बॉडी में, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेगी और उससे क्या हो जाएगी, डेथ हो सकती है। तो वो क्या कहलाता है, शॉक कहलाता है। इसके अंदर शॉक इज ए इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, शॉक इज रिस्पॉन्स। और आप इस क्लास को डिटेल में देखना चाहते हो तो इसी चैनल के ऊपर एक शॉक के ऊपर पूरी क्लास ली हुई है, वहां से आप देख सकते हो। इट मे बी ड्यू टू एक्सीडेंट ट्रॉमा। ये शॉक किस वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। यानी कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके कारण ब्लड लॉस हो जाता है, इसके कारण हो सकता है, ब्रेन हेमरेज के कारण हो सकता है, सीवीए के कारण हो सकता है, एनीमिया के कारण हो सकता है, डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन हो गया तो उसके कारण हो सकता है, नर्वस फैक्टर के कारण हो सकता है, टॉक्सिक कोज के कारण हो सकता है, कोई एलर्जिक रिएक्शन के कारण हो सकता है। तो ये अलग अलग कारण होते हैं, क्योंकि जैसे चोट लगी तो उसके कारण ब्लड लॉस हो गया तो हो सकता है। उसके बाद में अगर ब्रेन हेमरेज हो गया, वहां से ब्लडिंग लॉस हो गया तो उसके कारण हो सकता है, सीवीए हो गया तो उसके कारण हो सकता है, एनीमिया हो गया, खून की कमी है तो उसके कारण हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो गया, फ्लूइड की कमी है तो उसके कारण हो सकता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन है यानी ब्लॉकेज हो गया वेन तो वहां पे, तो उसके कारण भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उसके कारण भी हो सकता है। तो ये अलग अलग रीजन है, ठीक है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन शॉक के टाइप, तो वहां से आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। शॉक क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक कौन सा शॉक होता है, ऐसा शॉक जिसके अंदर क्या हो जाता है, वॉल्यूम की कमी आ जाती है ना, जिसके अंदर वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसके अंदर वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कैसे कम हो जाए, ब्लड का और प्लाज्मा का, जिसके कारण क्या एक्सीडेंट या हेमरेज या बर्न के कारण ये कंडीशन देखने को मिलती है। बर्न हो गया तो हाइपोवोलेमिया कंडीशन हो सकता है, एक्सीडेंट के कारण ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया तो हाइपोवोलेमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो हाइपोवोलेमिया shock resulting from the reduction in the blood volume of the blood plasma in the circulation after hemorrhage, burn and dehydration etc. तो ये बर्न के कारण हो सकता है, हेमरेज के कारण हो सकता है और किसके कारण हो सकता है, डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है। और नेक्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक। ये ऐसा शॉक जो कार्डियक डिजीज के कारण हो सकता है, जो कार्डियक प्रॉब्लम होने के कारण आ सकता है, वो कौन सा शॉक कहलाता है, कार्डियोजेनिक शॉक कहलाता है। तो शॉक रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्यूट कंडीशन ऑफ द हार्ट, जो हार्ट की एक्यूट कंडीशन है, सच एज द मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी एमआई के कारण, या हार्ट डिजीज जैसे एमआई के कारण मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण जो शॉक आता है वो कार्डियोजेनिक शॉक कहलाता है। या फिर कार्डियक डिसरिथमिया हो गया तो उसके कारण हो सकता है। उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव शॉक, कुछ और अलग शॉक होते हैं। एनाफाइलेटिक शॉक, ऐसा शॉक जो एलर्जिक रिएक्शन के कारण होता है वो कहलाता है, एनाफाइलेटिक शॉक कहलाता है। न्यूरोजेनिक शॉक, कोई नर्व इंजरी वगैरह हो गई तो उसके कारण हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है, न्यूरोजेनिक शॉक कहलाता है, नर्वस और इमोशनल फैक्टर के कारण। उसके बाद में सेप्टिक शॉक, कोई इन्फेक्शन के कारण हो गया तो वो
क्या कहलाता है, सेप्टिक शॉक कहलाता है। इसका मैनेजमेंट क्या करोगे, तो इसका मैनेजमेंट क्या करोगे, तो सबसे पहला है मैनेजमेंट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी मेडिकल मैनेजमेंट क्या करोगे, तो कार्डियोटोनिक मेडिसिन दैट इंप्रूव द कार्डियल कॉन्ट्रैक्शन एंड द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द शॉक इज द कार्डियक आउटपुट। अगर किसी का कार्डियक आउटपुट वगैरह कम हो रहा है, अगर कार्डियोजेनिक शॉक है, तो उसके अंदर डिजिटली सब्सटेंस लाइक डिजोक्सिन इज यूज्ड टू स्ट्रेंथ हार्ट बीट्स, डिजोक्सिन वगैरह देते हैं। उसके बाद में डोपामिन इज आल्सो यूज्ड फॉर कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर डोपामिन का और यूज करते हैं, ठीक है, डोपामिन का यूज करते हैं जो बीपी को बढ़ाने में काम करती है। वेसो एक्टिव मेडिसिन देते हैं जो वेसल्स को डायलेट करती है, तो ऐसे वेसो एक्टिव मेडिसिन आफ्टर ब्लड वेसल्स दीज इंक्लूड द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस और वेसोडायलेशन। ऐसी ड्रग्स जो होती है वेसो एक्टिव, या तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टिव का यूज करते हैं या वेसो डायलेटर का यूज करते हैं। जो कुछ ड्रग्स होती है जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, यानी जो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, और कुछ ड्रग्स होती है जो ब्लड वेसल को डायलेट करती है यानी चौड़ा करती है। हाई डोजेज डोपामिन की हाई डोजेज देते हैं, एपिनेफ्रिन दे सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं, तो ये कुछ ड्रग्स दे सकते हैं। उसके बाद में अदर एंटीबायोटिक दे सकते हैं इन्फेक्शन के कारण, अगर हेपरिन दे सकते हैं, ब्लड क्लॉट वगैरह हो रहा है तो हेपरिन की डोज दे सकते हैं, वो खून को पतला करती है, तो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट द हेपरिन में भी प्रिवेंट द ट्रीट सम कॉम्प्लिकेशन ऑफ शॉक्स। और स्टेरॉइड दे सकते हैं, इट में भी ड्यूरिंग द इंटरवेंशन, प्रेडिसोलोन्स वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद में कैल्शियम एंड हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, नेलेक्सोन वगैरह भी दे सकते हैं, आल्सो गिवन्स। उसके बाद में है नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे, शॉक के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर शॉक की जो इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसलिए कीप द एयरवे ओपन, उसका एयरवे ओपन रखेंगे, एयरवे हमेशा मेंटेन रखेंगे, पेशेंट का एयरवे मेंटेन रखेंगे। तो इफ द वोमिट इज फाउंड इन द माउथ द टर्न द पेशेंट इज साइड रिमूविंग द फूड मटेरियल इंट्रोड्यूस टू फिंगर इन द माउथ। अगर पेशेंट ने वोमिटिंग वगैरह की है तो पेशेंट का जो फेस है साइड लाइन पोजीशन दे देंगे, और उसके मुंह में अगर वोमिटिंग का कुछ पार्ट्स है तो उसे फिंगर से निकाल देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है वाइप ऑफ एक्सेसिव सिक्रीशन विद द पीस ऑफ क्लॉथ। अगर एक्सेसिव सिक्रीशन वगैरह मुंह से निकल रहे हैं तो क्लॉथ से साफ कर देंगे। टू प्रिवेंट टंग फॉलिंग बैक ऑब्स्ट्रक्टिव द एयरवे, तो टंग फॉलिंग को प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि ये क्या कर सकती है, एयरवे को ब्लॉक कर सकती है, जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो एयरवे को ब्लॉक कर सकती है। इसके लिए क्या करेंगे, टिल द हेड एंड नेक अपर एक्सटेंशन द पोजीशन, इसके लिए हेड को टिल करेंगे और अपर एक्सटेंशन में रखेंगे हेड को क्या करेंगे, अपर एक्सटेंशन पोजीशन में रखेंगे। कीप द पेशेंट टू लाई फ्लैट ऑन द बेड नो पिलो, और उसके पेशेंट को पिलो नहीं लगाएंगे। हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह होता है तो पेशेंट को पिलो नहीं लगाना चाहिए, उसको पिलो हटा देंगे और क्या करेंगे, फ्लैट सुला देंगे पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में। यूज जस्ट थ्रस्ट मेथड टू ओपन एयरवे, और ओपन एयरवे ओपन करने के लिए जस्ट थ्रो मैनोवर का यूज करेंगे, या तो हेड टिल वाली पोजीशन से, या फिर ये जो है उसको अपर की तरफ खींच के ऐसे एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद में है सेकंड, डू द कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन इफ नीडेड। अगर पेशेंट को जरूरत पड़े तो सीपीआर देंगे, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, तो सीपीआर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो पेशेंट को। सीपीआर की फुल फॉर्म ये होती है कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। कीप द पेशेंट एयरवे पैटर्न, और एयरवे को क्या करेंगे, पैटर्न रखेंगे। मेंटेन ब्रीदिंग बाय माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कैन बी गिवन। अगर पेशेंट को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, सांस नहीं आ रही है, तो माउथ टू माउथ उसे ब्रीदिंग दे सकते हैं। यूज O2 उसे ऑक्सीजन लगा सकते हैं। ट्रेकेस्टोमी मेथड फॉर मेंटेन वो ब्रीदिंग इफ नीडेड। अगर पेशेंट को जरूरत पड़े तो ट्रेकेस्टोमी वगैरह कर सकते हैं, ऑक्सीजन लगा सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, ट्रेके को कट करके यहाँ से ऑक्सीजन लगा सकते हैं। प्रोवाइड प्रॉपर पोजिशनिंग टू द पेशेंट, इवेलुएट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देंगे। मेंटेन एडिक्वेट वेनस रिटर्न
और मेंटेन प्रॉपर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को मेंटेन रखेंगे, वेनस रिटर्न को मेंटेन रखेंगे। उसको आईवी थेरेपी स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट आईवी थेरेपी इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी आईवी थेरेपी स्टार्ट करेंगे। सेट द इन्फ्यूजन रेट करेक्टली, और जो इन्फ्यूजन रेट है वो सही से देंगे, वो एकदम परफेक्ट सेट कर देंगे। उसके बाद में है मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, और पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट हमेशा मेंटेन करेंगे। स्टिक इनटेक आउटपुट चार्ट शुड बी मेंटेन, तो इनटेक आउटपुट चार्ट है वो मेंटेन करेंगे। मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट बाय रेगुलेटिंग टेम्परेचर ऑफ द रूम, और पेशेंट का जो रूम टेम्परेचर है वो भी क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। इफ देयर इज एनी ब्लीडिंग, अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो प्रेस करके ब्लीडिंग को रोकेंगे। तो प्रेस द ब्लीडिंग एरिया दैट द रिस्टोर द ब्लड वॉल्यूम्स, ठीक है। तो अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो वहां से प्रेस करके रहेंगे। स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ द एनी देयर इज एनी नीडेड, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसे दे सकते हैं। अगर ब्लड ज्यादा कम हो गया पेशेंट का तो उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करा सकते हैं ज्यादा जरूरत पड़ने पे। मॉनिटर वाइटल साइंस, पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करनी चाहिए, टीपीआर बीपी। तो पेशेंट चेक द वाइटल साइंस आफ्टर एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट से क्या करनी है, हर 15 मिनट से पेशेंट की वाइटल साइंस चेक करनी है। उसके बाद में एनी स्लाइड डेविएशन इन वाइटल मस्ट बी नोटेड इमीडिएटली, और अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं वाइटल साइंस में तो जल्दी से जल्दी पेशेंट को क्या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। वाइटल शुड बी नोट करेक्टली, और अच्छे से चेक करने हैं, राइट चेक करने हैं पेशेंट के, एकदम वाइट करेक्ट होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। उसके बाद में है नेक्स्ट रीएश्योर द फैमिली मेंबर, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को फैमिली वगैरह को पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। उसके बाद में इफ द पेशेंट इज स्टेबल स्टार्ट ओरल फ्लूइड एंड लिक्विड, अगर पेशेंट स्टेबल कंडीशन में आ जाता है तो पेशेंट को क्या ओरल फ्लूइड और आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देने हैं, सॉरी ओरल फ्लूइड और लिक्विड डाइट पे, यानी ओरली उसको अलाउ कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर टाइप बताएंगे। बोन का टूट जाना फ्रैक्चर कहलाता है। अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर के टाइप होते हैं, ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, एलाइन फ्रैक्चर, ये सारा मेरा एक क्लास में पढ़ाया हुआ है। ये आप इसी चैनल के ऊपर जाके फ्रैक्चर की क्लास में देख सकते हो, पूरा फ्रैक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कंजक्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है। कंजक्टिव हार्ट फेलियर के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजक्टिव हार्ट फेलियर, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। कंजक्टिव हार्ट फेलियर, तो इसे क्या होता है कंजक्टिव हार्ट फेलियर, कंजक्टिव कार्डियक हार्ट फेलियर। तो इट इज द inability to the heart to pump sufficient blood meet the need of the tissue for the oxygen and nutrition। इसके अंदर तो उसके अंदर क्या होता है, इनएबिलिटी हो जाती है, इनएबिलिटी टू द हार्ट में जो है इनएबिलिटी हो जाती है तो पंप करने की सफिशिएंट ब्लड, जो सफिशिएंट ब्लड पंप करता है हार्ट, उतनी मात्रा में हार्ट क्या है ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन की बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी। तो वही क्या हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, कार्डियक फेलियर कहते हैं। तो इसे टिश्यू के अंदर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, तो उसी को क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर कर लेते हैं। तो जो हार्ट है वो प्रॉपर सफिशिएंट मात्रा में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिसके कारण टिश्यू में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसी को कहते हैं हार्ट फेलियर कहते हैं, उसी को हार्ट फेलियर कहते हैं। जो हार्ट होता है, देखो ये हार्ट का शेप है ना, ये हार्ट होता है, इसके अंदर ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे ट्राइगेस्पिड वाल, और यहाँ होता है बाइगेस्पिड वाल।
तो जो हार्ट रहता है, तो हार्ट के जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल वगैरह, वो क्या करते हैं, ये आगे एरोटा में ब्लड को आगे एरोटा में भेजते हैं। तो ये और ये राइट वेंट्रिकल है, ये जब फोर्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये कहाँ भेजता है, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये कहाँ लंग्स में भेज देता है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में भेज देता है। ये कहाँ भेज देता है, लंग्स में। तो यहाँ से ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू फिर वापस कहाँ आ जाता है, लंग्स के थ्रू फिर वापस यहाँ राइट एट्री में आता है। तो जो ये ब्लड पंप करता है, हार्ट यहाँ से ब्लड पंप करता है, तो एरोटा से ये पूरी बॉडी में जाता है, ये एरोटा से पूरी बॉडी में जाता है। तो ये जो पंप करता है, ये वो सफिशिएंट मात्रा में ब्लड पंप नहीं कर पाता, तो सफिशिएंट मात्रा में पंप नहीं कर पाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन वगैरह की न्यूट्रिशन कमी हो जाएगी, वही क्या कहलाएगा, हार्ट फेलियर कहलाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, हार्ट फेलियर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो उसके कारण हो सकते हैं, सबसे पहला कारण है एबनॉर्मल लोडिंग कंडीशन व्हेन द हार्ट इज ओवरलोडेड विद ब्लड। अगर हार्ट क्या होगा, ओवरलोड हो गया, क्या हो गया, ओवरलोड हो गया, ब्लड अगर ज्यादा हो गया हार्ट के अंदर, ब्लड अगर ओवरलोड हो गया, तो वो उस सफिशिएंट मात्रा में ब्लड को आगे नहीं भेज पाएगा। तो एबनॉर्मल लोडिंग के कारण हो सकता है, ज्यादा लोड कर लिया हार्ट ने, ज्यादा ब्लड भर गया यहाँ पे, ये क्या हो गया, यहाँ जब है ब्लड वो ज्यादा इकट्ठा होने लग गया, तो उसके कारण भी हो सकता है। एक्सेसिव स्ट्रेच एंड डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, और उसके कारण भी हो जाएगा, उसके कारण जो कॉन्ट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वो कम होगा, जिसके कारण जो है हार्ट फेलियर की कंडीशन हो सकती है। अगर देयर ओवरलोड डेवलपमेंट बिकॉज द ब्लड डज नॉट लीव द वेंट्रिकल ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक वर्क, सो द कार्डियक वर्क इज इंक्रीज। तो इसके अंदर क्या है, वेंट्रिकल जो है उनका सही से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने के कारण जो कार्डियक वर्क है वो बढ़ जाएगा। तो ये एक रीजन हो गया एबनॉर्मल लोडिंग ऑफ द कंडीशन। तो उसके बाद में एबनॉर्मल मसल फंक्शन, ये जो मसल्स है इनमें अगर फंक्शन एबनॉर्मल हो जाए, इन मसल्स के अंदर जो फंक्शन है इनमें अगर एबनॉर्मल फंक्शन हो जाए तो वो भी कारण हो सकता है। तो एबनॉर्मल मसल फंक्शन, देयर आर द सर्टेन कंडीशन ऑफ द डायरेक्टली इन्फ्लुएंस विद द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी दैट आर एमआई के कारण, जैसे मायोकार्डियल इंफेक्शन के कारण या मायोकार्डाइटिस के कारण या फिर कार्डियोपैथी के कारण, मायोकार्डियोपैथी के कारण, वेंट्रिकुलर एनेरिज्म के कारण, इनके कारण जो मसल्स है उनका जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसके कारण भी क्या ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद में कंडीशन ऑफ द डिजीज ऑफ प्रेसिपिटेट एंड एक्स्ट्रा सेलिब्रेटेड हार्ट फेलियर, ये कोई कंडीशन हो सकती है, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर डिजीज के कारण वगैरह। द कंडीशन इंक्लूड द फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, अगर किसी को फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस हो तो उसके कारण डिसरिथमिया, इन्फेक्शन, एनीमिया, ये वाली कंडीशनें हो, डिसरिथमिया हो, इन्फेक्शन हो, एनीमिया हो, थायराइड डिसऑर्डर हो, प्रेगनेंसी हो, पिकेट्स डिजीज हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, पल्मोनरी डिजीज हो और हाइपरवोलेमिया हो, ये वाली कंडीशन, ये डिजीज के कारण भी क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। इन बीमारियों के कारण भी हार्ट फेलियर हो सकता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, इसके अंदर साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स, सबसे पहला लेफ्ट साइड अगर हार्ट फेलियर हो गया, दो टाइप से साइन सिम्टम डिवाइड किए हुए हैं दोनों साइड से। अगर लेफ्ट साइड का हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी और राइट साइड का हुआ तो क्या होगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड का हो गया, तो लेफ्ट साइड का हो गया, लेफ्ट साइड का हो गया, तो लेफ्ट साइड का हुआ तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले डिस्पनिया देखने को मिल सकता है। डिस्पनिया क्या है, डिस्पनिया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एक्सटर्नल डिस्पनिया, इसे ऑर्थोपेनिया और देखने को मिल सकता है, डिस्पनिया, ऑर्थोपेनिया और प्रोक्सिमल नेचुरल डिस्पनिया देखने को मिल सकता है। नाइट के अंदर
ज्यादा डिप्सिया देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कंडीशन अगर लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हो गया तो देखने को मिल सकता है। कफ इज कॉमन, तो ये क्या हुआ, जैसे ये मैंने बताया था, ये दो है टाइप, हार्ट के दो हिस्से हैं, ये हार्ट है, तो ये लेफ्ट साइड है, ये क्या है लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अगर ये फेल हो गया सॉरी, ये अगर फेल हो गया लेफ्ट साइड का, तो यहां से जो ब्लड आ रहा था, यहां से कहां से ब्लड आ रहा था, ये ब्लड कहां से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। तो जो लंग्स की प्रॉब्लम है वो उसमें देखने को ज्यादा मिलेगी। तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिप्सिया देखने को मिलेगा, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगेगी, डिप्सिया देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल डिप्सिया, ऑर्थोपेनिया, ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। उसके बाद में कफ इज कॉमनली सिस्टम्स ऑफ एलवीएफ, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होने के कारण कफ देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर कफ खांसी ज्यादा आएगी। कफ ऑफन द हैकिंग में बी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूटी एंड, उसके अंदर क्या आ जाएगा, फ्रूटी एंड ब्लड टिन स्पूटम, स्पूटम के अंदर ब्लड वगैरह भी आने लगेंगे, तो खांसी भी आएगी। उसके बाद में क्रिकल साउंड देखने को मिलेंगे, क्रिकल्स एंड विस पल्मोनरी कंजक्शंस, क्रिकल साउंड देखने को मिलेंगे, विसिंग साउंड और देखने को मिल सकते हैं। तो उसके अंदर पल्मोनरी कंजक्शन कॉज एब्नॉर्मली ब्रीथ साउंड सच एज क्रिकल्स एंड विसेस, क्रिकल्स और विसिंग साउंड जैसे देखने को मिलेंगे अगर लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हो रहा है। उसके बाद में चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन है वो देखने को मिलेगी, चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर एपनिया वगैरह देखने को मिलता है। ब्रीदिंग पैटर्न ऑफ ए स्लो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी और डीप हो जाएगी। बिल्डिंग ऑफ डीप ब्रीथ्स फॉलोइंग बाय पीरियड ऑफ एपनिया, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, एपनिया देखने को मिल सकता है, कुछ पीरियड के लिए एपनिया देखने को मिल सकता है। डीप ब्रीदिंग हो जाएगी, पैटर्न जो है स्लो हो जाएगा रेस्पिरेशन का, और कभी कभी बीच में एपनिया भी देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिल सकता है, टेकीकार्डिया, हार्ट रेट का तेज हो जाना क्या कहलाता है, टेकीकार्डिया कहलाता है। उसके बाद में साइनोसिस हो सकता है, मेंटल जो स्टेटस है वो चेंज हो सकता है, ये कुछ सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। और उसके अंदर पेशेंट के अंदर ओलिगोयूरिया, और पेशेंट के अंदर ओलिगोयूरिया, नेक्सूरिया जैसे सिम्टम देखने को मिल सकता है, फैटिक देखने को मिल सकता है, वीकनेस हो सकती है। ये कुछ सिम्टम्स लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हो गया तो उसे देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगर राइट साइड का हार्ट फेलियर हो गया तो क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। ये तो था लेफ्ट साइड का, यानी ये तो था लेफ्ट साइड का, अब है राइट साइड का। ये मैंने बताया था, ये हार्ट है, ये जो था ये लेफ्ट साइड का था, ये लेफ्ट वाला, अब है ये राइट वाला, ये है राइट वाला, ये वाला हिस्सा। अगर ये फेल हो गया तो क्या सिम्टम देखने को मिले। तो यहां से ब्लड कहां से आता है, ये एक आता है सुपीरियर वेना कावा से आता है और एक इंफीरियर वेना कावा से आता है, ठीक है। तो ये आता है एक तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, यानी ये नीचे की जो लार्ज वेन होती है उससे आता है, या फिर सुपीरियर ऊपर की जो वेन्स है उनसे आता है। तो ये इनमें वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। अगर यहाँ से ब्लड आगे पंप नहीं हो रहा है तो यहाँ आगे से जो है यहाँ इधर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को, जो ये गले की वेन है यहाँ ये जुगुलर वेन है, ये इसका क्या देखने को मिलेगा, डिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि वेन आगे जो है ब्लड सही से पंप नहीं कर पा रहा तो इसके अंदर डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। और डिपार्टमेंट इडिमा, और इडिमा देखने को मिलेगा। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इडिमा ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैरों वगैरह में जो है पैर में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। लोअर एक्सट्रीमिटीज विच इज यूजुअली पिटिंग एडिमा, पिटिंग एडिमा देखने को मिल सकता है। इट बीइंग फ्रॉम फीट एंड एंकल ग्रेजुअली प्रोग्रेस ऑफ द लेग, थाई, एक्सटर्नल जेनिटल, लोअर ट्रंक्स। और उसके बाद में एसाइटिस देखने को मिल सकता है, जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। पेशेंट में एसाइटिस हो सकता है और जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया वगैरह हो सकता है। वेट गेन होगा, पेशेंट का वेट बढ़ जाएगा। और हेपेटोमेगली, लीवर की साइज बढ़ जाएगी। हेपेटोमेगली, स्प्लीन की साइज बढ़ सकती है। और नेक्सूरिया हो सकता है, नाइट में यूरिन का ज्यादा आना। फैटिक और वीकनेस, फैटिक और वीकनेस, ये कुछ सिम्टम्स क्या देखने को मिले। राइट साइड का हार्ट फेल हो गया तो उसके अंदर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे।
इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे, अगर हार्ट फेलियर हो गया तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे। तो सबसे पहले है ऑक्सीजन थेरेपी। नर्सिंग मैनेजमेंट में है O2 थेरेपी लगाएंगे। O2 थेरेपी इज गिवन टू गाइड बाय द ब्लड गैस एनालिसिस बाय क्रोनिक हार्ट फेलियर। क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर क्या लेंगे, O2 थेरेपी स्टार्ट कर देंगे। O2 एडमिनिस्ट्रेटेड बाय 2 to 6 लीटर, 2 से 6 लीटर पर मिनट की स्पीड से बाय नेजल कैनुला के थ्रू, जो नेजल कैनुला आते हैं उसके द्वारा O2 थेरेपी लगाएंगे। नेजल कैनुला ऐसा आता है, उसके द्वारा। से लगाएंगे। उसके बाद में रेस्ट एंड एक्टिविटी, ये है सबसे पहले ऑक्सीजन लगाएंगे 2 से 6 लीटर पर मिनट की स्पीड से बाई नेजल कैनुला, 2 से 6 लीटर पर स्पीड के बाई नेजल कैनुला के द्वारा ऑक्सीजन लगाएंगे। नेजल कैनुला नाक के अंदर ऐसे ऐसे ड्रॉप आते हैं, वो कैनुला लगा देते हैं, उससे ऑक्सीजन चलती रहती है 2 से 6 लीटर की पर स्पीड से। उसके बाद में रेस्ट एंड एक्टिविटी, उससे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करवाएंगे। बैलेंस of the rest and activity does not proper reduce the sign of symptoms of O2 deprivation is essential. Its activity level of the patient is be determined by the severity of the heart failure. तो पेशेंट को क्या है, प्रॉपर रेस्ट कराएंगे और कम एक्टिविटी के लिए बोलेंगे, क्योंकि हार्ट फेलियर के अंदर एक्टिविटी अगर ज़्यादा करेगा तो लोड ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए एक्टिविटी जो है कम और रेस्ट ज़्यादा करेंगे ना, जो जितनी एसेंशियल ज़रूरत है उतनी ही एक्टिविटी कराएंगे। उसके बाद में पोजीशन, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देंगे, सेमी फॉलोअर पोजीशन देंगे। पेशेंट को सेमी फॉलोअर जो पोजीशन है वो देंगे या हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे। सेमी फॉलोअर या हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे जिससे कि ब्रीदिंग में डिफिकल्टी ना हो। फ्लूइड रिटेंशन, मॉनिटरिंग डेली वेट, पेशेंट का जो वेट है वो डेली चेक करेंगे, पेशेंट का वजन कितना बढ़ गया वो चेक करेंगे, और अगर फ्लूइड बढ़ रहा है तो फ्लूइड कम करने की कोशिश करेंगे। वेट गेन इज इम्प्रूवमेंट इज डिटेक्टिंग ऑफ फ्लूइड रिटेंशन। डेली वेट गेन शुड बी मेजर सेम स्केल एट द टाइम ऑफ द डे विद द सेम टाइप ऑफ क्लोथिंग वॉर्म्स, और जो सेम कपड़े वगैरह हैं उनके बेस पे ही उसके जो टाइम जो वेट वगैरह वो चेक करेंगे। O2 कंजप्शन, उसके बाद में नेक्स्ट है O2 कंजप्शन। इंक्रीज O2 कंजप्शन बाय द हार्ट शुड बी अवॉइडेड टू टेकिकार्डिया। तो O2 कंजप्शन अगर ज़्यादा है तो उसको भी अवॉइड करेंगे। तो टेकिकार्डिया इंक्रीज द O2 डिमांड ऑफ द हार्ट शुड बी रिपोर्ट द प्रॉम्प्टली। तो constipation should be prevented by the straining during the defecation, increase heart workload। और constipation को भी क्या करेंगे, दूर करेंगे। constipation वगैरह भी क्या कर सकती है, हार्ट लोड को बढ़ा सकती है। तो स्टूल सॉफ्टनर वगैरह उसको देंगे जो स्टूल को क्या करे, सॉफ्ट करे, तो उससे क्या है constipation वगैरह नहीं रहेगी, तो जिससे पेशेंट को कार्डियक लोड वगैरह ज़्यादा नहीं पड़ेगा। उसके बाद में मेडिकेशन क्या क्या देंगे, तो पेशेंट विद हार्ट फेलियर इज रिक्वायर्ड टू लाइफ टाइम मेडिकेशन, उसे लाइफ टाइम मेडिसिन चलती है। तो कॉम्बिनेशन ड्रग्स थेरेपी देते हैं, उसे डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स क्या करेगी, फ्लूइड को बाहर निकालेगी बॉडी से। तो डायूरेटिक्स रिक्वायर्ड मॉनिटर द पोटेशियम लेवल एंड बीपी और पोटेशियम लेवल को मेंटेन रखती है। टू प्रिवेंट हाइपोकैलेमिया और पोटेशियम सप्लीमेंट में भी प्रेस्क्राइब। और हाइपोकैलेमिया से बचने के लिए पोटेशियम सप्लीमेंट भी दे सकते हैं पेशेंट को। पेशेंट को क्या दे सकते हैं, पोटेशियम सप्लीमेंट दे सकते हैं हाइपोकैलेमिया से बचने के लिए। पोटेशियम अगर कम हो गया हो सकता है, और पेशेंट को डायूरेटिक्स वगैरह देने चाहिए। उसके बाद में आइनोट्रोपिक एजेंट्स दे सकते हैं। स्लो द हार्ट रेट, सो एपिकल पल्स शुड बी काउंटेड। और तो एपिकल पल्स को हमेशा काउंट करना चाहिए। इफ द बिलो 60, अगर 60 से कम है तो फिजिशियन को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना है, क्योंकि बिलो 60 है तो डिजोक्सिन वगैरह नहीं देते हैं। उसके बाद में अदर आइनोट्रोपिक एजेंट सच एज डोपामीन, डोबुटामाइन में बी गिवन द पेशेंट विद सीवियर लो आउटपुट ऑफ द हार्ट फेलियर। अगर पेशेंट का लो आउटपुट वगैरह है तो डोपामीन और डोबुटामाइन वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पेशेंट टेकिंग द
diseases should be patient taking diseases should be taught to take their pulse. उसकी पल्स को हमेशा चेक करते रहना है, अगर 60 से कम है तो धीरे धीरे बंद कर देनी है। उसके बाद पेशेंट शुड बी पेशेंट ऑन डाययूरेटिक शुड बी टोट ऑफ फॉलोइंग, टेक देम ड्यूरिंग द डे बिफोर 4 PM टू डिक्रीज बीइंग द वर्किंग एट नाइट। और जो डाययूरेटिक्स वगैरह है वो 4 PM के बाद में नहीं देनी, शाम को 4 PM से नहीं देनी चाहिए, क्योंकि नाइट में फिर क्या यूरिन आएगा और पेशेंट की नींद वगैरह डिस्टर्ब होगी। ईट हाई पोटेशियम फूड इफ टेक पोटेशियम वेस्ट डाययूरेटिक्स। अगर पोटेशियम वेस्ट डाययूरेटिक्स दे रहे हो तो पोटेशियम ज़्यादा खाना चाहिए, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम खाना चाहिए। अगर पोटेशियम क्या कर रही हो, पोटेशियम ईट हाई पोटेशियम फूड टेकिंग पोटेशियम वेस्ट डाययूरेटिक। अगर कोई पोटेशियम वेस्ट डाययूरेटिक दे रहे हो जिससे क्या है कि पोटेशियम साथ में निकल रहा है यूरिन के साथ में, तो पेशेंट को पोटेशियम डाइट में देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। उसके बाद में लो सोडियम डाइट एंड वेट कंट्रोल। लो सोडियम डाइट देनी चाहिए पेशेंट को, क्या करनी चाहिए, सोडियम की जो डाइट है वो लो सोडियम डाइट देनी चाहिए। कंट्रोल इट हेल्प टू इंक्लूड low sodium diet control. It help to include a dietitian in the planning of process. Patients should be taught which food are high and low in sodium content. Several small meals there, large meal and decrease heart workload. ये क्या करेगी, वर्कलोड को, हार्ट वर्कलोड को कम करेगी। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेशन, इट इज द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ऑल ब्लड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ब्लड को चढ़ाना ना, ब्लड ऑल ब्लड का चढ़ाना। इट कंपोनेंट सच एज ब्लड सेल्स, प्लाज्मा फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन रिसिप्ट। इसके अंदर क्या करते हैं, ऑल ब्लड को चढ़ाते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा वगैरह सारा कंटेंट रहता है, तो वो ऑल ब्लड कराता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर रहते हैं। इसका पर्पस क्या रहता है, इसका जो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है बॉडी के अंदर, जो ब्लड कम हो गया है उसको मेंटेन करने के लिए पर्पज। तो रिस्टोर द ब्लड वॉल्यूम व्हेन द सडन लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू हेमरेज। अगर ब्लीडिंग के कारण सडन लॉस हो गया है, अगर ब्लीडिंग के कारण ब्लीडिंग पेशेंट का एक्सीडेंट वगैरह हो गया है या कुछ और हो गया है, या कुछ हाथ पैर कट गया है या फिर कुछ सर्जरी वगैरह करनी पड़ रही है, वहाँ से ब्लड लॉस हो गया है, तो ब्लडिंग लॉस होने के कारण क्या करते हैं, पेशेंट को वापस ब्लड चलाते हैं। तो द रिस्टोर द ब्लड वॉल्यूम व्हेन इज लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू हेमरेज। हेमरेज के कारण, अगर ब्लीडिंग के कारण अगर ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड देंगे। उसके बाद में जो टू राइज द हीमोग्लोबिन लेवल इन केस ऑफ सीवियर एनीमिया। अगर किसी पेशेंट को एनीमिया है, एनीमिया किसे कहते हैं, एचबी का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, तो उसके कारण पेशेंट को क्या है, ब्लड चढ़ाते हैं। अगर पेशेंट का एचबी कम है तो उसके कारण सीवियर एनीमिया है तो पेशेंट को ब्लड चढ़ाएंगे। टू ट्रीट द डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है, हीमोफिलिक ग्लोबुलिन की कमी है तो भी ब्लड चढ़ाते हैं। टू प्रिवेंट antibodies of these person who are sick to have lower immunity by giving blood or plasma for person who has just recover from the same disease, immunotransfusion। कुछ ऐसी डिजीज होती है जो लोअर इम्यूनिटी लेवल होता है तो उसे भी प्लाज्मा वगैरह दिया जाता है। उसके बाद में टू इम्प्रूव द ल्यूकोसाइट्स काउंट ऑफ द ब्लड इन ग्रेनुलोसाइट्स, और ल्यूकोसाइट के काउंट्स बढ़ाने के लिए भी ब्लड दिया जाता है। टू कम्बाइन इन्फेक्शन पेशेंट विथ ल्यूकोसाइटोपिनिया, अगर पेशेंट को ल्यूकोसाइटोपिनिया है, वहाँ इन्फेक्शन है तो उसके कारण भी ब्लड को रिप्लेस कर सकते हैं। टू रिप्लेस द ब्लड विद द हीमोलाइटिक एजेंट, द फ्रेश ब्लड इन केस ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। अगर पेशेंट को हीमोलाइटिक एनीमिया है तो भी फ्रेश ब्लड वगैरह चढ़ाते हैं। उसके बाद में जनरल कंट्रैक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड, क्या ध्यान में रखना चाहिए। व्हेन द सेंडिंग द रिसिप्ट of the blood sample of grouping cross matching
इट मस्ट बी केयरफुली लेबल एंड बेड साइड ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट को ब्लड चढ़ाते टाइम जो क्या करना चाहिए, क्रॉस मैचिंग वगैरह सही से होनी चाहिए, उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है और कौन सा ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा रहे हो, तो वो क्रॉस मैचिंग वगैरह सही से होनी चाहिए, केयरफुली होनी चाहिए। एडिक्वेट फॉर्म शुड बी कंपनी ऑफ स्पेसिमेंस इट और उसके बाद में इट इज एसेंशियल दैट ए फिजिशियन राइट ऑल ऑर्डर ऑफ टाइपिंग क्रॉस मैचिंग एंड एडमिशन वॉल ब्लड ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स। फिजिशियन के क्या होने चाहिए, रिटर्न ऑर्डर होने चाहिए, तभी ब्लड चढ़ाना चाहिए। उसके बाद में क्रॉस मैचिंग के और ब्लड चढ़ाने के सारे ऑर्डर फिजिशियन के होने चाहिए। व्हेन द ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट हैव बी एडमिनिस्टर्ड इन रिकमेंडेड टू रजिस्टर्ड नर्स एंड फिजिशियन, ए नर्स डिपार्टमेंटली वेरीफाई आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन। और ये क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट जो है जो एडमिनिस्टर करने वाले हैं या तो रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा होने चाहिए या फिजिशियन के द्वारा ब्लड चढ़ाया जाना चाहिए। नर्स शुड इन बी डिपार्टमेंटली वेरीफाई ऑल आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन, और वो जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसे वेरीफाई करके फिर चढ़ाना चाहिए। ब्लड शुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू द डिस्पोजेबल ट्रांसफ्यूजन सेट, जो बीटी सेट है उसके द्वारा चढ़ाना चाहिए। ब्लड जो है बीटी सेट के द्वारा चढ़ाना चाहिए, डिस्पोजेबल ट्रांसफ्यूजन सेट। केयर इज टू बी टेकन टू प्रिवेंट इंट्रोड्यूस एयर इन द अपैटस, और एयर वगैरह ना जाए उसका भी केयर करना है। उसके बाद इट इज रिकमेंडेड टू 18 गोज की नीडल लगानी है ना। जो इंट्राकेज है, जो कैनुला है वो 18 गोज का लगाना है, जिससे कि आसानी से ब्लड चढ़ सके, फ्लो वगैरह अच्छा रहे। नो मेडिकेशन एंटीबायोटिक विटामिन कैल्शियम ETC शुड बी गिवन थ्रू द IV सेम लाइन। अगर सेम लाइन जिससे ब्लड चढ़ाना है उस लाइन से कभी भी एंटीबायोटिक्स वगैरह विटामिन कैल्शियम वगैरह नहीं देने चाहिए। प्रायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड द पेशेंट वाइटल साइन शुड बी रिकॉर्ड करंटली, और ब्लड चढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए, वाइटल साइन चेक करने चाहिए, पेशेंट के TPR BP वगैरह चेक करते रहना चाहिए। उसके बाद में एडजस्ट द रेट फ्लो ऑफ 5 से 10 ml पर मिनट, 5 से 10 ml पर मिनट की स्पीड से स्टार्ट करना चाहिए ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 मिनट। पहले 30 मिनट तक तो ये स्पीड रखनी चाहिए, 5 से 10 ml पर मिनट। ट्रांसमिशन टू डिटेक्ट एनी कॉम्प्लिकेशन, को कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। यहाँ पे ml नहीं होगा, ड्रॉप होगा। यहाँ पे ml नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप होगा। 5 से 10 ड्रॉप पर मिनट। अगर ml जाएगा तो ज़्यादा चला जाएगा, 10 जाएगा तो फिर 30 के अंदर 1 मिनट में 300 ml, तो 30 मिनट में हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ml नहीं होगा, यहाँ ड्रॉप होगा। ये ml जो लिखा हुआ है वो गलत है। तो 5 से 10 ड्रॉप पर मिनट ड्यूरिंग फर्स्ट 30 मिनट। जो फर्स्ट 30 मिनट है यानी 30 मिनट, जो शुरू के स्टार्टिंग की 30 मिनट है उसके अंदर हमेशा 5 से 10 ड्रॉप पर मिनट की स्पीड से दिया जाना चाहिए, और उसके बाद में धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। ब्लड में बी अलाउड टू स्टैंड एट रूम टेम्परेचर। कितने रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए ब्लड को, 30 से 45 के मिनट बिफोर इट इज एडमिट टू पेशेंट। इसको क्या करना चाहिए, ब्लड को रूम टेम्परेचर पे मेंटेन करके फिर लगाना चाहिए पेशेंट को चढ़ाने से पहले, ठीक है, 30 मिनट पहले। और रिकमेंडेड ऑन द नर्स रिकॉर्ड डेट एंड टाइम, और जो है ब्लड चढ़ाने की डेट और टाइम वगैरह सब रिकॉर्ड करके लिखना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन। कितनी अमाउंट है ब्लड की वो उसका रिकॉर्ड करना चाहिए। ग्रुप कौन सा है ब्लड का वो रिकॉर्ड करना चाहिए। कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रही है वो एब्जॉर्ब करना चाहिए। एनी मेडिकेशन एडमिशन, कोई भी अगर मेडिकेशन वगैरह दे रहे हो तो वो बताना चाहिए, वो रिकॉर्ड में लिखना चाहिए। ये सारा रिकॉर्ड लिखना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अमाउंट कितनी है, जैसे 350 है, 360 ml है, कितना है। उसके बाद में कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है या AB पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी है ना वो लिखना है। ब्लड ग्रुप कौन सा है, टाइप कौन सा है, रिएक्शन वगैरह तो नहीं हुई है, कोई रिएक्शन वगैरह तो स्टार्ट में जैसे ही दी है कोई रिएक्शन तो नहीं हुई है। कौन सी ड्रग्स दे रहे हो, साथ में ब्लड चढ़ाया तो उसके साथ में कौन सी ड्रग्स दी है, एविल डेक्सा वगैरह कौन सा ड्रग्स दिया, अगर कोई रिएक्शन वगैरह हुआ है तो कौन सी ड्रग्स दी, ये लिखना है। रोल ऑफ नर्स इन ICU, ये हम
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रोल ऑफ नर्स इन आईसीयू, आईसीयू के अंदर नर्स का क्या रोल है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।